NSEJS एग्जाम्स पैटर्न की बेटा, तो क्या होता है पैटर्न वो देख लेते हैं। सबसे पहले साइंस से और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पूछा जाता है, NSEJS में पूछा जाता है। इसके अलावा लाइफ प्रोसेसेस, अब ये लाइफ प्रोसेसेस बेटा है तो क्लास 10th NCERT का चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू ओलंपियाड वाला चैनल। एंड आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट NSEJS एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस। तो क्या होता है ये, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस रहता है NSEJS का, ये सब आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं NSEJS एग्जाम्स पैटर्न की बेटा, तो क्या होता है पैटर्न वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो बेटा जो NSEJS एग्जाम पैटर्न है, इस एग्जाम में बेटा देयर आर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि 60 MCQs होते हैं। ओके, और ये जो 60 MCQs है बेटा, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट A1, ठीक है, A1, इसके अंदर बेटा होते हैं क्वेश्चन 1 to 48, यानी कि 48 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसके अंदर। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिंगल करेक्ट MCQ होते हैं। ठीक है बेटा, सिंगल करेक्ट MCQ, यानी कि आपके एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और 4 में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। ओके, अगर इस क्वेश्चन को आप सक्सेसफुली अटेम्प्ट करते हो तो आपको मिलते हैं बेटा इसके लिए 3 मार्क्स, और अगर इनकरेक्ट हो जाता है, आप गलत आंसर मार्क करके आते हैं, तो उसके लिए 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कि -1। यानी कि यहां पे निगेटिव कितना बेटा, 1/3 निगेटिव है, -1/3 है ये, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर नीट वगैरह एग्जाम की बात करोगे बेटा तो वहां पे 1/4 निगेटिव होता है। ठीक है, 1 नंबर मिलता है सही के लिए और गलत के लिए -0.25 होता है। लेकिन यहाँ पे जो निगेटिव है वो बहुत ज्यादा है ना, तो गलती करने का स्कोप यहाँ पे बहुत कम है। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1/3 निगेटिव है वहां पे, यहाँ पर। ओके, जो सेकंड पार्ट है A2, इसके अंदर बेटा 12 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 49 to 60। ओके, और ये जो सेक्शन है बेटा, दिस इज मल्टीपल करेक्ट MCQ। समझ में आ रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे या 5 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, और उनमें से एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब इस सेक्शन में A2 में जब तक आप जितने भी करेक्ट ऑप्शंस हैं सबको गोला नहीं लगा दोगे, सबको करेक्टली आप गोला लगा करके नहीं आंसर कर दोगे, तब तक वो आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? इन्होंने लिखा है यू हैव टू चूज ऑल करेक्ट ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेटिव्स, मतलब एक भी हो सकता है मल्टीपल करेक्ट, पर जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा ही करेक्ट ऑप्शन हो सकता है कि 4 में से एक ही करेक्ट हो। यहाँ पे भी मल्टीपल करेक्ट सेक्शन में है लेकिन एक ही करेक्ट हो, या हो सकता है 2 करेक्ट हो या 3 करेक्ट हो या सारे करेक्ट हो। बात समझ में आ रही है? तो अगर सारे करेक्ट है तो आप सारे में गोला लगाओगे, 2 करेक्ट है तो 2 में गोला लगाओगे, 3 है तो 3 में लगाओगे, और 1 है तो 1 में ही गोला लगाना है। ठीक है, करेक्ट ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेटिव्स एंड फिल एप्रोप्रिएट बबल्स। ठीक है, आपको करना है। अच्छा, इसमें सिंस ये क्वेश्चन हार्ड हो गया, ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको मिलते हैं बेटा 6 मार्क्स, लेकिन अगर आप गलत कर देते हो तो उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बोनस हो गया, ये बोनस हो गया। और इसीलिए जब भी मैं स्ट्रेटजी बताता हूं बच्चों को बोलता हूं बेटा जो A2 के क्वेश्चन है सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो देखो ये मेजर चीज है बेटा, ये सबसे अधिक ध्यान रखना है आपको कि NSEJS के एग्जाम पैटर्न में 60 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हैं। ये 60 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट 48 क्वेश्चन जो पार्ट A1 है वो सिंगल करेक्ट MCQ है, और वहां पे एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते हैं सही होने पे, और अगर गलत है तो -1 हो जाता है, यानी कि 1/3 निगेटिव प्रपोर्शन है। यहाँ पे A2 सेक्शन जो है इट कंटेन्स 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 to 60, और यहां पर जब तक आप किसी क्वेश्चन में जितने भी सही ऑप्शंस है सबको टिक नहीं कर दोगे तब तक उस क्वेश्चन को सही नहीं माना जाएगा, तब तक आपको कोई भी पॉइंट उसके लिए या मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सही करने पे पर क्वेश्चन आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन अगर गलत हो जाता है तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट्स अ रिलीफ। ठीक है बेटा, चलो जी
अब यहाँ पे अगर मान लो कि 60 में से कुछ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए तो उसके लिए कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, तो कोई निगेटिव भी नहीं होने वाला है, न्यूट्रल। एग्जाम ड्यूरेशन कितना देर का है बेटा? 2 आवर्स। तो 120 मिनट में आपको करने हैं 60 क्वेश्चंस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है, विच इज फेयर एनफ टाइम। वैसे सबसे ज्यादा समय आपको A2 सेक्शन में ही लगता है, सेकंड पार्ट में लगता है, फर्स्ट पार्ट में आपको टाइम बचाना होता है। दिस एग्जाम इज अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। ये 3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप ये एग्जाम लिख सकते हो बेटा, ठीक है। अब गुजराती है तो बाकी भी होने चाहिए थे, वो तो बाद की बात है, लेकिन करेंटली अभी ये हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में एग्जाम आप दे सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिंस फिजिक्स केमिस्ट्री है यहाँ पे, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। तो ये तो एग्जाम पैटर्न की बात हो गई है ना, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, क्लियर। आ जाओ बेटा देखते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है बेटा? तो ये जो आपका NSCJS का एग्जाम है बेटा, ये जूनियर साइंस है जैसा आप लोग पहले से जानते हो, और इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो साइंस आपका चैप्टर होता है वो आप पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर फिजिक्स है, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है बेटा। 3 ही आते हैं, मैथ्स वगैरह पहले आता था, अब नहीं आता है, बेसिक मैथ्स भी। सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि आपका कंप्लीट साइंस, ओके। अब देखो फिजिक्स में क्या क्या है, थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूं, फिर डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या है। फिजिक्स में लाइट आ रहा है बेटा, साउंड आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पूछेंगे, वर्क पावर एनर्जी है, मैग्नेटिज्म है, मोशन है। ये ब्रॉड टॉपिक्स की बात हो रही है। अभी केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर केमिस्ट्री, केमिकल सब्सटेंसेस और बाकी सारी चीजें हैं, डिटेल में बात करूंगा। ऐसे ही बायोलॉजी में क्या क्या आता है वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आ जाओ देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अलावा साइंस से और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो कि यहां पूछा जाता है, NSCJS में पूछा जाता है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स बेटा फ्लोटेशन, फिजिक्स का टॉपिक है फ्लोटेशन, तो उससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें थर्स्ट का कॉन्सेप्ट, प्रेशर, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, बॉयंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन NSCJS में पूछे जाते हैं, ओके। और क्या बेटा? हीट, तो हीट में रेडिएशन या फिर एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, पोटेंशियल्स, ये सारा पूछा जाता है, ठीक है बेटा, ओके। चलिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि NSCJS बहुत ही चैलेंजिंग एग्जाम माना जाता है। इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस ओलंपियाड एट जूनियर साइंस लेवल इन इंडिया, है ना। तो ऑब्वियसली ओलंपियाड है तो कुछ तो अलग होगा, है ना। ये बेसिक आपका 9th और 10th लेवल पे स्टिक तो नहीं करेंगे, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल ऊपर जाएंगे। और इन्होंने सिलेबस में ही लिख रखा है कि द NSCJS इज कंसिडर्ड अ चैलेंजिंग एग्जाम दैट टेस्ट अ डीप, देख रहे हो कितनी डीप बात कर दी इन्होंने, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्लास 10th to 12th लेवल, मतलब आप 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो, लेकिन NSCJS के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेटा 11th और 12th लेवल के होंगे। बात समझ में आ रही है? 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, मेजरली बेटा अगर मेरी एक्सपीरियंस पूछोगे तो 11th और 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ये पूरा ही पूछ लेते हैं, ओके। चलो जी, आ जाओ डिटेल में बात कर लेते हैं हर सब्जेक्ट का सिलेबस। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री, है ना। पहले केमिस्ट्री देख लेते हैं, चलो। तो केमिस्ट्री में मैटर आता है बेटा, है ना, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। और इसके अंदर क्या क्या है देख लो बेटा, जो भी डेफिनेशन ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, स्टेट ऑफ मेल्टिंग वगैरह की जो भी बातें हैं, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, ये सारा कुछ जो है ये पूछा जाता है, ओके। और क्या है सिलेबस में बेटा? नेचर ऑफ मैटर, वहां पे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, जितने भी अलग अलग तरह के मिक्सचर्स होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस वगैरह जो होते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। अब ये सब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सब क्लास 11th केमिस्ट्री के ही पार्ट है,
ठीक है, तो आप स्टार्ट करोगे 10th से, लेकिन 11th का लेवल जो है वो टच करेंगे। पार्टिकल नेचर, बेसिकली आपका जो एटम, एटमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब कुछ। केमिकल सब्सटेंसेस में ही अब देखो केमिकल रिएक्शंस भी पूछ रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह है। ठीक है, रेडॉक्स वगैरह क्या होता है ये सब कुछ पूछेंगे। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स है यहाँ पर आपके टॉपिक में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उनके प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो ये सब केमिस्ट्री का सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूं। कार्बन एंड कंपाउंड्स, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, और देखिए और क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल जो है आपका, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उससे पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है, और ये सब पढ़ना है बेटा क्लास 11th के लेवल से। चलो, तो ये तो केमिस्ट्री की बात थी। बायो में क्या क्या पूछा जा रहा है बेटा, बायो का सिलेबस क्या है? तो देखो ये बेटा, बायो के अंदर सबसे पहले सेल, और इसकी वेटेज भी काफी ज्यादा होती है ना, सेल। तो सेल आपको अगेन क्लास 11th के लेवल पे जाके पढ़ना होगा। कभी कभी तो हम थोड़ा सा 11th के ऊपर भी जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू, मतलब सेल, टिश्यू, उसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये वो टॉपिक है जिससे बहुत बच्चों को डर लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको सिलेबस में दे रखा है, जिसमें प्लांट डाइवर्सिटी भी है, एनिमल डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, हायरार्की क्या है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। बेसिकली आपको थोड़ा सा टैक्सोनॉमी, ओके, कि क्लासिफिकेशन वगैरह कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उसके बाद से जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो पूरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरा का पूरा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, यानी कि एनिमल किंगडम तक पूरा पढ़ना है अंडर दिस हेडिंग कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके साथ और क्या बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर जो भी डिजीजेस होते हैं, कॉमन डिजीज वगैरह, या फिर इम्यून सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, ये सब कुछ यहाँ पे आपका सिलेबस में दे रखा है। अगेन ये सब कुछ बेटा आपके 10th लेवल पे बहुत अच्छे से नहीं दे रखा है, बट आपको पढ़ना है किस लेवल से, क्लास 12th, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, इसके अलावा लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस बेटा है तो क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर, जिसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों दे रखा है। ठीक है, तो ये एक ही चैप्टर लिख दिया एनएससीजेएस ने, लाइफ प्रोसेसेस, बट एक्चुअली में ये पूरा का पूरा एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को कंप्राइज करता है। अगेन क्लास 11-12 के लेवल से इसको पढ़ना होता है। ओके, साथ में और क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेसिकली नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो गई है। रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एनएससीजेएस में। दिस इज गोइंग टू इन्वॉल्व जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ओके, तो ये सारा जो है वो सिलेबस किसका बेटा, बायोलॉजी का। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बाद में आएंगे। चलिए थोड़ा सा फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में क्या क्या है, तो फिजिक्स के अंदर आ रहा है बेटा मोशन, ठीक है, फोर्स एंड एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, अगेन फ्लोटेशन, देखो बात किया था। और क्या बेटा, इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंसेस, ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ये सारा कुछ आने वाला है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी सिलेबस में बेटा आपके। लाइट मेजर टॉपिक है, ठीक है, लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर लेंस कैसे काम करता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, नाम से लग रहा है कि बायो का है लेकिन बेटा ये फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स वगैरह कैसे हम यूज करते हैं टू करेक्ट आई डिफेक्ट्स, ये सारा कुछ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन वगैरह की बात, ये सारा कुछ सिलेबस में बेटा।
मैंने बोला था ना बायो में और भी चीजें, तो ये तो फिजिक्स के सिलेबस की बात हो गई। बायो में और भी कुछ चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि आवर एनवायरनमेंट, ओके। और आवर एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर बेसिकली पॉल्यूशन, ठीक है, फूड वेब, जो भी आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, इकोसिस्टम्स होते हैं, इस पे काफी फोकस रहता है, तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स आपको पढ़ना होता है, ये आपके सिलेबस में होता है। एंड इसके साथ साथ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड फाइनली फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे बायोटेक भी इंक्लूड हो जाता है, इसी में पूछ लेते हैं, स्पेशली सेकंड स्टेज यानी कि INJSO में, ओके बेटा। सो इन समरी आपका जो सिलेबस है NSE-JS का, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ क्लास 11th एंड 12th, ओके। इन नटसेल बेटा यही बोलूंगा, अगर आप NSE-JS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो बेसिक बुक होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी NCERT क्लास 11-12 फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके। सो दिस वाज योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न फॉर NSE-JS। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, है ना। तो बेटा बस ग्रैब ऑन, है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट ये सारा करने से NSE-JS जो भी बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं, जो 8th 9th 10th में हैं, उनको फ्यूचर में बहुत फायदा मिलता है। अभी तो मिल ही रहा है, NSE-JS क्वालिफाई करेंगे, काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, आपको मेडल मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, है ना, रिकग्निशन भी मिलेगी, वो तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे चल करके आप इंजीनियरिंग लो, नीट या मतलब मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। और जैसा बार बार हमने कहा बेटा, वो सारे बच्चे मोस्टली, है ना, दिस इज नॉट रूल, मोस्टली वो सारे बच्चे जो NSE-JS लिख चुके होते हैं ना अपने 10th लेवल पे ही, हम लोग देखते हैं वो आगे चल करके इंजीनियरिंग या मेडिकल किसी भी फील्ड में जाते हैं, वो बहुत अच्छे से एक्सेल करते हैं, ठीक है। मतलब JEE या नीट दोनों में रैंक लाते हैं, फोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं ना, फोड़ देते हैं अच्छे से, और आगे लाइफ में भी बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सोचने समझने की जो पावर होती है, वो काफ़ी हद तक इन्हेंस हो चुकी होती है, जो उनको उनके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में हेल्प करती है। यस, चलो जी बेटा, तो विद दिस टू ऑल माय क्यूरियस फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, है ना बेटा। आ जाओ, मिलके करेंगे तैयारी और मिलके फोड़ेंगे इस एग्जाम को, और जीवन में इस एग्जाम में हर जगह नए झंडे गाड़ेंगे। यस, सो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं।